गुड मॉर्निंग गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती का एक अति महत्वपूर्ण पाठ्य घटक जिसका नाम है मेरे रजा साहब, जो एक चित्रकारिता से चित्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध है अपने भारतीय चित्रकार, इनके जीवन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं मेरे रजा साहब। देखिए, मेरे रजा साहब जिसका लिखान किया है, जिसके लेखक है एक लेखिका है जिनका नाम है सुजाता बजाज। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सुजाता बजाज यह अपने भारत की प्रसिद्ध चित्रकार व्यक्ति है, महिला है, प्रसिद्ध चित्रकार है। और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, उनके परिचय के बारे में देखते हैं। जरा देखिए यहाँ पर क्या परिचय दिया है। उनका जन्म जयपुर 1958 में इनका जन्म हुआ, सुजाता बजाज का, राजस्थान में। सुजाता बजाज एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल वह पेरिस में रहती है। अभी आपको बात बता दूं तो पिछले महीने में वह नागपुर में आई हुई थी। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपके मतलब सुजाता बजाज जी के, उनकी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी है, रंगीन भी है और खुशी भी है और गम भी है। ये सभी पहलू उनके चित्रकारिता में दिखाई पड़ते हैं, उनके चित्रों में दिखाई पड़ते हैं। सादगी मतलब हैप्पीनेस, उसके बाद रंगीन मतलब रंगीनता भी बहुत अच्छी लगती है। एकदम खुशी भरा माहौल उनके चित्रों में दिखता है, खुशी भी दिखती है और गम भी उनके इसमें दिखता है चित्रों में। ऐसे चित्र वह बनाती है, निर्माण करती है, पेंट करती है। तो चलिए देखते हैं सुजाता बजाज जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। सुजाता बजाज जी ने एक किताब लिखी है जो गणेश जी के चित्रों पर, भगवान गणेश के अनेक चित्र उस किताब में मौजूद है। देखते हैं यह स्टोरी, आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक किस्सा है उनके जीवन का, वह अपने साथ शेयर कर रही है, एक चित्रकार का किस्सा। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल घंटी को भी ऑन कर दे ताकि तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको वह वीडियो आपको तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सुजाता बजाज जी रजा साहब के बारे में। देखिए, रजा साहब के बारे में आपको बता दूं, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, देखिए रजा साहब का वर्णन जो किया है सुजाता बजाज जी ने, वो कहती है कि वो सर्वधर्मों को समभाव से मानने वाले थे, मानव मात्र से प्रेम करने वाले थे, मानव को प्रेम करने वाले। एक उसके बाद युवा कलाकारों को वो प्रोत्साहन देते थे, मतलब जो नए युवा कलाकार हैं उनको वो मोटिवेट करते, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते। जिज्ञासा वृत्ति, उनको नया सीखने की एक वृत्ति रहती है उनके मन में, तो वह हमेशा जिज्ञासा वृत्ति, कुछ नया सीखा जाए, ऐसे वह व्यक्ति थे। कृतियों में के अलावा लगाव आदि गुणों को उन्होंने दर्शाया है कि देखिए वह किस प्रकार से हेल्प करते थे, उनके गुण, उनका रहन सहन, ये इसके बारे में इस पाठ में सुजाता बजाज जी ने हमें बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं रजा साहब, सैयद हैदर रजा साहब जो है उनके बारे में क्या कहती है किताब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला। देखिए पाठ की शुरुआत इस प्रकार होती है, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला। क्या समाचार मिला? रजा साहब नहीं रहे, मतलब वह चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। कतार मतलब लाइन, मानस पटल पर मतलब
अपने दिमाग में, उनके बारे में सोचने लगे। जैसे कि आपने सुना होगा, घर पे कोई खबर आती है, किसी का फ़ोन आता है, फलाने फलाने हमारे रिश्तेदार जो है वह चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें वह चल बसे। तो उनसे जुड़ी जो यादें हैं अपने आप अपने दिमाग में चली आती है, अच्छी यादें, ऐसे थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये करते थे, वो करते थे, हमसे तो 2-4 दिन पहले ही मिले थे। इस प्रकार से वो यादें जो है वो अपने दिमाग में आती है। उसे ही उन्होंने कहा है मानस पटल पर यादों की एक लाइन लग गई। उनसे जुड़ी जो भी यादें थे वो सभी यादें सुजाता बजाज जो लेखिका है उनको आने लगी। पिछले फरवरी की ही बात है, देखिए वो कहती है, पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी, याद रखना, अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। यहाँ पर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लेखिका दिल्ली किस लिए पहुंची थी? तो गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के लिए उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। और वह कहती है कि फरवरी की बात है, वह सोच रही थी कि रजा साहब व्हील चेयर सभी को पता होगी, जिसे व्हील लगी हुई रहती है, एक चेयर होती है, और वह जिन लोगों को चलना नहीं आता उनके लिए वो काम करती है व्हील चेयर। हाथों से उसे धक्का देना पड़ता है या फिर पीछे से कोई आदमी पकड़ के उसे आगे लेकर जाता है, उसे कहते हैं व्हील चेयर, आपने देखी होगी। मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। अनहोनी मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उस रात रजा साहब सपने में आए, लेखिका के सपने में आए रजा साहब, मुझे उठाया, हमने बातें की शो के लिए। देखिए सपने में मुझे उठाया, हमने बातें की शो के लिए, मुझे उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। बातें की शो के लिए, मुझे शुभकामनाएं दी, और उसके बाद क्या कहा कि सुजाता मुझे एक बार मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। देखो क्या कहा उन्होंने, मुझे मिलने के लिए आओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। लेखिका कहती है कि वो सपने में आए और कहने लगे, मुझे शुभकामना दी मेरे काम के लिए और कहा कि मुझे एक बार मिलने के लिए आ जाना। और इसके बाद मैं रुकती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पहुंच गई उनसे मिलने। कई बार आपने देखा होगा घरों में कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके आखिरी दिनों में उन्हें मिलने के लिए रिश्तेदार आने लगते हैं, एक बार मिल जाए, एक बार उनको देख लिया जाए। ऐसी बातें आपको सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मरने से पहले उनसे वार्तालाप की जाए, आदमी को थोड़ा सा सुकून दिया जाए, कुछ अच्छे जो बातें हैं उनसे शेयर की जाए या फिर बातें की जाए। तो लेखिका पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में, देखिए वे कहाँ थे, अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य मतलब शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए आप मैथ में कहोगे कि नहीं, शून्य का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है, मगर आमतौर पर साधारण की बोलचाल की भाषा में शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखिए वो शून्य की तरह लेटे हुए थे, मतलब कुछ हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे, कुछ भी नहीं, बात तो करना दूर की बात। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, और उनकी सिर्फ क्या चल रही थी, सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। क्या करती लेखिका, सिर्फ अलविदा कहकर लौट आई। देखिए रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। अब देखिए रजा साहब कौन थे, मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के थे, मगर लेखिका कहती है उनके धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। मतलब हिंदू धर्म के भी थे, हिंदू धर्म को भी मानते थे और ईसाई धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, देखिए क्रॉस, बाइबल, क्रॉस मतलब आपने देखा होगा, क्रॉस मतलब क्रिश्चियन धर्म का जो क्रॉस होता है ना, इस प्रकार से ऐसा
भगवान यीशु का वो क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा। देखिए उनके किताब में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्या कि रजा साहब के ऑफिस में, उनके स्टूडियो में कौन कौन सी वस्तुएं थी। तो आपको एक बार फिर से दोहराता हूँ, उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे। देखिए हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे, गणेश जी को पूजते थे, मतलब हिंदू धर्म को भी मानते थे। रविवार को सुबह चर्च में भी जाते थे, मतलब क्रिश्चियन धर्म को भी वो मानते थे, और खुद तो वह इस्लाम धर्म के भी थे। देखिए अब आगे वाला परिचय देखिए। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अब देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में। तो वहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, आर्ट गैलरी मतलब जहाँ फोटो जो पेंटिंग लगी हुई रहती है उसे देखने के लिए, एग्जीबिशन जिसे कहेंगे, वह देखने के लिए लोग आते हैं प्रदर्शनी में। तरह तरह की प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी होती है, फूलों की प्रदर्शनी होती है, समझ गए ना, आम की प्रदर्शनी होती है। उसी प्रकार से ये फोटो पेंटिंग की प्रदर्शनी होती है। बड़ी बड़ी पेंटिंग लोग निकालते हैं, बड़े बड़े चित्रकार उनकी पेंटिंग देखने के लिए आते हैं। विदेशों में इसकी बहुत डिमांड होती है, अपने भारत देश में तो नहीं, मगर विदेशों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग अपने घरों में लेकर जाते हैं, लगा देते हैं। पेंटिंग के भी बहुत प्रकार होते हैं। तो प्रदर्शनी किसी ने कहा, अरे यह तो यस रजा है, मतलब सैयद हैदर रजा। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। एक किस्सा बता रही है लेखिका, कहाँ का? जहांगीर आर्ट गैलरी में जो किस्सा हुआ था वहाँ का। किसी ने कहा था कि यह तो यस रजा साहब है, सैयद हैदर रजा। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखिए कलाकार, एक नया कलाकार, एक बहुत दिग्गज कलाकार, एक प्रसिद्ध चित्रकार नए कलाकार को कहता है कि आप क्या करते हो, तो उसे कहते हैं कि चलो आपका काम देखते हैं, कैसे काम करते हो आप। तो कितनी खुशी होगी उस नए कलाकार को, कितना मोटिवेशन मिला होगा कि इतने बड़े दिग्गज कलाकार ने मुझे सराहा है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। मुंबई से पुणे का सफ़र जो है वह लगभग 3 से 4 घंटे का है, और वह कहने लगे कि चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा, फिर कहा आपको पेरिस आना है। देखिए कहाँ आना है? पेरिस आना है। फ्रांस की राजधानी जो है वह पेरिस, वहाँ पर आना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। कहाँ बुलाया उन्होंने? सीधा पेरिस। एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया उनका कि आप उधर चलिए, उधर आपको बहुत, आपके जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता से देखिए उन्होंने वो किस्सा बताया जहांगीर आर्ट गैलरी का, और उसके बाद उन्हें इनवाइट किया पेरिस आने के लिए, याद रखना। और उसके बाद लेखिका बताती है कि छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये बड़े लोगों की खासियत ही होती है, हर बात को वो बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, और जो भी काम करते हैं वह तन्मयता के साथ, दिल से, लगन से और पूरी मेहनत के साथ करते हैं। इसीलिए तो लोग वो बड़े होते हैं। उनमें औरों से, साधारण लोगों से कुछ खास होता है, और
और ख़ास क्या कि वह साधारण लोगों से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करते हैं, बड़ी तन्मयता और लगन के साथ काम करते हैं। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखिए पेंटिंग बिक गई, दे दिए, आपने देखा होगा, कुछ सामान लिया तुरंत वो दे दिया, ग्राहक को दे देते लोग और जाने के लिए बोलते हैं। मगर नहीं, आपने देखा होगा कई दुकानदार ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको एकदम नम्रता से वो सामान देते हैं और वेलकम कहते हैं, अगली बार ज़रूर आना, ऐसा कहते हैं। बड़े बड़े मॉल में भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत बड़े लोग होते हैं, फिर भी वह अपने ग्राहक को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वह क्या करते हैं, पेंटिंग बिकने के बाद भी वह उसके पैकिंग में रुचि रखते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, खुद पैकिंग करके देते और किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, सावधानी से, ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते और कहते थे, लड़की ससुराल। देखिए बहुत बड़ा वाक्य है, लड़की, देखिए वो कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जैसे कि अपने माँ बाप के लिए लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे संभाल कर भेजते हैं, मतलब उनके सभी रिश्तेदार जो भी लोग हैं लड़के वाले के, उनकी खातिरदारी करना, उनके खान पान पर ध्यान देना, हर चीज़ पर उनके फोकस करना और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े या फिर कोई भी कमी न पड़े, ऐसी सुविधा उसे देते हैं और सावधानी से उसे अलविदा करते हैं। इसी प्रकार से वो अपनी पेंटिंग को भी अलविदा करते थे, मतलब वो अपने पेंटिंग को लड़की के भांति प्यार करते थे, अपने बच्चों की तरह वो प्यार करते हर पेंटिंग को। देखो इतना प्रेम करते थे वो अपने पेंटिंग से। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। लेखिका कहती है कि जब वह किसी को पत्र लिखते तो वह भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखते थे, नाप तोल कर बहुत ही रिस्पेक्टफुली पत्र लिखते थे, बहुत ही सावधानी से लिखते थे, कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें वह हर पत्र में लिखते थे और फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है, अब लेखिका एक किस्सा बता रही है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को, किस्सा कब का है, 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। ये यूरोप का भाग है और वह लेखिका कहती है कि मैं लंदन से पेरिस गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। कौन सा रेलवे स्टेशन है, गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे क्योंकि उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था और वह देख रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखिए अनजान शहर में कोई अपना जो हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए लेखिका को वह हॉस्टल पहुंचने तक उसका उन्होंने साथ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतनी हेल्प करते हैं। बड़े शहरों में अनजान रहते हैं, पता नहीं होता है कहाँ जाना, कैसे जाना, किसको मिलना। तो इन ऐसे समय में अगर कोई अपना रिश्तेदार है, कोई पहचान वाला है, हमें हेल्प करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वही काम उन्होंने किया। इतने बड़े दिग्गज होने के बावजूद भी उन्होंने वह काम किया था। देखिए आगे देखिए, और एक किस्सा सुनाती है। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना। देखिए एक बार लेखिका बीमार पड़ती है तो उनके लिए दवा लेकर आए। रात 11 बजे, देखिए रात के 11 बजे कौन किसी के लिए करता है, मगर वह अपने देश के थे, अपने लिए, अपने लोगों के लिए वो रात 11 बजे दवा लेकर आए। भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। अब देखिए भारतीय रेस्टोरेंट क्यों, क्योंकि जब आप दक्षिण भारत में जाते हो अपना, तो वहाँ पे उत्तरी भारत के लोगों को वो खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे वो चपाती नहीं खाते हैं, वो ज़्यादा चावल खाते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्रियन लोग हैं तो वो महाराष्ट्रियन लोगों को वह चावल पसंद नहीं होते हैं, ज़्यादा चावल नहीं खाते। अलग अलग खान पान अलग होने के कारण वह पसंद नहीं आता है। तो वह उस समय
कुछ ऐसे होटल होते हैं जो जिस होटल में हर देश का, हर भाग का, हर प्रांत का खाना मिलता है। तो वहाँ से वो खाना लेकर आए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, और देखो घर वालों को फ़ोन करके कहा भी, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। और उन्होंने कहा घर वालों से, आप चिंता मत करो, मैं इधर हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, सुजाता की चिंता के लिए मैं हूँ पेरिस में। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। और इस तरह से लेखिका और रजा साहब के संबंध इस प्रकार से बन गए थे कि हर पेंटिंग वह एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। और समालोचक मतलब पेंटिंग में कुछ कमियां रह गई या नहीं रह गई, उसे ईमानदारी से बताते। या सिर्फ कई लोग ऐसे होते सामने, नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, अच्छा, खुश करने के लिए आगे वाले को। नहीं, लेखिका ने एक शब्द का प्रयोग किया है, ईमानदार। ईमानदारी से वो बताते कि नहीं, रजा साहब इतने बड़े होने के बाद भी लेखिका उनको कहती कि नहीं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, वैसा है। मतलब गलतियाँ जो भी है वही सच्चा दोस्त होता है, जो अपनी गलतियों को छिपाता नहीं, मतलब सामने लेकर आता है, दर्शाता है, वही सच्चा दोस्त होता है। और जो गलतियाँ छिपाते हैं वह सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। हमने देखिए, अब लेखिका कहती है, हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में भी साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेखिका यह दर्शाती है कि हमने बहुत सारे काम साथ में किया, प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, साथ साथ प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन किया, मगर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद मतलब झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो साथ साथ काम करने वाले, एक धंधे में दो व्यक्ति अगर साथ काम करते हैं तो झगड़ा होता रहता है। जैसे कि आपको बता दूं, बड़े बड़े अंबानी घर में, या फिर रतन टाटा जो साइरस मिस्त्री के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, साथ साथ काम करते हुए, और अंबानी में दोनों भाइयों में झगड़ा। ऐसे बहुत आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि साथ साथ काम करने वालों में झगड़ा होता रहता है, पैसों के लिए या फिर कोई अन्य कारण के, मगर इनमें कभी नहीं विवाद हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। समझदारी, प्यार जो है, उनके कारण ही यह सब संभव हुआ। देखिए आगे, हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। वो हिंदी और उर्दू उनकी हमेशा से अच्छी रही, मतलब हिंदी और उर्दू वह अच्छी तरह से उनकी पकड़ में थी, मतलब वो बात करते थे। अंग्रेजी और फ्रेंच में भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। उन्हें अंग्रेजी भी आती थी, फ्रेंच भी आती थी। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, कविता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, कविताओं से बहुत प्यार था। शेर, जो शेर है, शेर और शायरी, गज़ल, वो पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। अपने आपको एक बात बता दूँ, हिंदी जो गाने हैं अपने, हिंदी संगीत बॉलीवुड का, ये पूरी दुनिया में फेमस है। बहुत ही साइलेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं। पुराने गाने तो बहुत ही अच्छे हैं जो पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं या फिर सुनते हैं लोग। एक डायरी रखते थे अपने पास, उन्हें शेर, गज़ल, शेर व शायरी, कविताएं बड़े सुनते थे, वो बड़े गाने प्यार से सुनते थे, डायरी भी लिखते थे। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं, देश जाते हैं विदेश में रहने के लिए तो पूरा अपना सब कुछ भूल जाते हैं, मगर इन्होंने नहीं किया। वह अपने साथ वह अपनी जो संस्कृति वो भी लेकर गए और वह उसे बरकरार भी रखा। शेर व शायरी सुनते थे, पुराने गाने, हिंदी गाने सुनते थे, हर चीज़ को उस डायरी में लिखा करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, देखिए, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। लेखिका कहती है कि मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे, मतलब कोई भी शब्द अंग्रेजी का उसमें यूज़ नहीं करते या फिर शामिल नहीं करते अपनी बात में, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था। देखिए, अब खाने की बात चल रही है इस पैराग्राफ में। रजा साहब को बहुत अच्छा खाने का शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। खाने का शौक था मगर सबसे ज़्यादा पसंद था उनको दाल चावल रोटी आलू की सब्जी। उनकी जान अटकी रहती थी, मतलब
उनमें उनकी जान रहती, मतलब ज़्यादा प्यार था उनको, वह ज़्यादा चीज़ पसंद थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। और उनके जो दोस्त थे फ्रांसीसी, जो फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, वहाँ पे वो रहते थे, तो उनको वो भेजती थी खाना, और उनके दोस्त के साथ वह बड़े चाव से खाते थे। रजा साहब कि कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई। लेखिका अगले पैराग्राफ में कहती है ये सब कुछ यादें बताते ही वह कैसे कैसे किस्से उनको याद आ गए, और वह कहती है कि राजा साहब तो गए, उनके दोस्तों को वो खबर देने के लिए गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। अब यहाँ पर एंजल गार्जियन मतलब क्या? देवदूत, देवदूत मतलब देवदूत होता है। देवदूत पता है ना, भगवान का फरिश्ता जिसे कहते हैं, भगवान ने भेजा हुआ दूत। देवदूत है मतलब भगवान ने भेजा हुआ आप व्यक्ति हो मेरे लिए। मुस्कुरा देते पर सन, देखिए गार्जियन है तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। और वह कहते हैं कि नहीं, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो 2000 के बाद, अब मैं नहीं। इस प्रकार से लेखिका को रजा साहब इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद जो कुछ किस्से हैं उनके जीवन से जुड़े हुए वह याद आते हैं, और हमारे साथ उन्होंने यह शेयर किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखिए, उसका भी हम स्वागत करेंगे। और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका स्वाध्याय लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।